बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियोस की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो बराह रास्त फाइनेंस से मुंसलिक नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरी कैपेसिटी में बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं। और इनका मकसद ये है कि बेसिक जो आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे वाकफ़ियत हो जाए ऐसे लोगों की जो बराह रास्त फाइनेंस से मुतल्लिक नहीं हैं, ताकि वो ओवरऑल कंपनी को समझ सकें, उसके बिज़नेस को, उसकी फाइनेंशियल मामलात को, और फिर अपनी जॉब को उसके मुताबिक बिज़नेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो कि प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन होता है उसके साथ अलाइन कर सकें। तो हमारे पास कई तरह के बिजनेसेस होते हैं। यानी एक वो बिज़नेस होता है जो किसी एक ही शख्स का होता है, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। एक वो होता है जिसमें कुछ पार्टनर्स होते हैं, 2 होंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जिसमें जिसको हम पब्लिक कंपनी भी कहते हैं, जिसको हम सिर्फ कंपनी भी कहते हैं। यानी जब कंपनी बोला जाता है तो आमतौर पर इससे यही मुराद होता है, और इसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह देते हैं। ये क्या होती है? ये एक ऐसी कंपनी होती है, ये एक ऐसा बिजनेस होता है विच इज़ ओन्ड बाई इट्स इन्वेस्टर्स, जिसकी मिल्कियत इसके इन्वेस्टर्स के पास होती है, with each investor owning a share based on the amount of stock purchased। और हर इन्वेस्टर का हिस्सा मिल्कियत में उतना होता है जितने उसके पास शेयर्स हैं, जितने उसके पास शेयर्स हैं। जितनों से क्या मुराद है ये अभी हम देखते हैं। शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास फर्ज कर ले मेरी एक कंपनी है, मैं कहता हूँ कि मैं इसके ना 1000 हिस्से बना देता हूँ, ठीक है। इन 1000 में से 1000 मैंने हिस्से बना दिए और मैंने पब्लिक में भेज दिया, जिसका मर्जी चाहे दिल आए जितने चाहे खरीद ले। एक खरीदना है एक खरीद ले, 2 खरीदने हैं 2 खरीद ले, 50, 100, 500 जितने खरीदने हैं वो खरीद ले। तो वो 1000 हिस्से तक बराबर हिस्से हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि फर्ज कर लें कि वो जो 1000 बनाए थे उसमें से पर्सन ए ने 500 हिस्से खरीद लिए, 500 शेयर्स खरीद लिए। 1000 में से 500 खरीद लिए हैं, मतलब वो 50% का मालिक बन गया है, ठीक है। दूसरे शख्स ने 100 शेयर्स खरीदे हैं, उसके पास 100 शेयर्स हैं, 1000 में से 100 खरीदे हैं, वो कंपनी में 10% का मालिक बन गया। पर्सन सी के पास 50 शेयर्स हैं, वो जो है कितने का बनेगा, 5% का मालिक बन गया। एक शख्स के पास 10 शेयर्स हैं, वो 1% का मालिक है। और 340 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक शेयर खरीदा है उन्होंने, तो वो 1/1000 जो है जितनी भी बनता है 0.01% का, उनमें से हर शख्स मालिक है, और वो सारे मिला के कोई 34% के मालिक बन जाते हैं। तो ये शेयर का कॉन्सेप्ट है कि आप एक बिजनेस के बराबर हिस्से कर देते हैं, यानी थ्योरेटिकली बराबर हिस्से करते हैं, उसको कोई एक्चुअली तोड़ फोड़ के नहीं करते। और उनमें से हर कोई को कहते हैं कि ये एक शेयर है, ये टोटल शेयर्स हैं, इनमें से जितने परसेंट कोई शख्स ले लेगा उतने परसेंट का वो कंपनी में मालिक बन जाएगा। ऐसे लोग जिनके पास ये शेयर्स होते हैं, जो शेयर होते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। यानी उनके पास शेयर है, वो क्या बन गए, उसके शेयर होल्डर बन गए। उसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे किसी एक शेयर होल्डर के पास, वो उतने ज़्यादा परसेंट का कंपनी में मालिक होगा। तो ये बेसिक आइडिया है। ओके फाइन। ये काम किस तरह से होता है? ये आम तौर पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए से होता है। यानी पहले जब शुरू होती हैं बहुत सारी कंपनियां, चाहे वो फेसबुक है या जिस तरह से इस तरह के और टेक जॉइंट्स जितने भी हैं, ये भी ये हुए,
कि आपको पता है कि एक बंदे ने या दो बंदों ने मिलकर शुरू की थी। जब वो एक ख़ास लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर वो उससे पहले प्राइवेट कंपनी होती है, यानी किसी एक शख्स की या दो तीन पार्टनर्स की होती है। फिर वो कहते हैं कि अब हम इसके शेयर्स पब्लिक में ऑफ़र करते हैं। तो जो पहली दफ़ा जितने शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं पब्लिक में, उसको आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इज द प्रोसेस थ्रू विच अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी इशूज शेयर ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। शेयर ऑफ स्टॉक। अब ये स्टॉक देखें, एक चीज आ रही है और एक क्या आ रहा है, शेयर आ रहा है। अच्छा, फिर एक कई जगह आपको नजर आता है कि कॉमन स्टॉक लिखा हुआ होता है, आप कहते हैं कि ये कॉमन शेयर है। तो देखें, शेयर तो एक हिस्सा है, ठीक है। स्टॉक जो उन तमाम शेयर्स का ओवरऑल, यानी आप समझ लें, स्टॉक को आसानी से समझने के लिए हम बहुत क्रूड से इसका ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल मिल्कियत है कंपनी की वो स्टॉक है, और उसमें से जितने शेयर आप खरीदते जाते हैं आप उतने परसेंट के मालिक बनते जाते हैं। तो जो शेयर हैं हम उनको असल में शेयर ऑफ स्टॉक कह रहे हैं। तो कंपनी जो है वो आमतौर पर प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जो होती है वो एक खास स्टेज पर पहुंचने के बाद अपने स्टॉक का कुछ परसेंट पब्लिक के लिए ऑफर कर देती है, और लोग उन शेयर्स को खरीदते जाते हैं, और जितने खरीदते जाते हैं उतने के मालिक वो बनते जाते हैं। तो ये काम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए से। अच्छा, जब स्टॉक इशू किया जाता है तो उसकी एक पार वैल्यू होती है। ये आप बार बार फाइनेंस में इधर उधर सुनेंगे कि स्टॉक की या शेयर की पार वैल्यू है। पार वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, स्टेटेड वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। ये वो वैल्यू है जो आपने लिखा हुआ है कि इतनी एक शेयर की हमारे वैल्यू है, जो आपने कॉर्पोरेट चार्टर में लिखी हुई है। इसका मार्केट प्राइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरे अल्फाज में आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये बेसिकली वो प्राइस होती है जिसके बारे में कंपनी कहती है कि हम अपना एक शेयर इससे नीचे नहीं बेचेंगे। मसलन इसकी हम ये कीमत मुकर्रर कर लेते हैं, फर्ज कर लें ₹1। ₹1 से हम नीचे नहीं बेचेंगे। तो जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो अपने शेयर की एक पार वैल्यू डिटरमिन करती है कि ये हमारे शेयर की पार वैल्यू होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। पेड अप कैपिटल जो है वो आपको कई दफ़ा जो है वो बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर इन एक्सचेंज फॉर शेयर ऑफ स्टॉक। इट कम्स फ्रॉम द पार वैल्यू एंड एडिशनल पेड अप कैपिटल। अब ये एडिशनल पेड अप कैपिटल और वो क्या है, अब देखें। पेड अप कैपिटल क्या है कि हमने मार्केट में 1000 शेयर इशू किए, वो लोगों ने खरीदे, तो जाहिर है वो पैसे हमारे पास आए। तो वो पैसे जो हमने शेयर को बेच कर हासिल किए हैं और हमारे पास आए हैं, हमारे से मुराद हमारी कंपनी के पास, वो उस कंपनी का पेड अप कैपिटल है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ये कही कि जी ये पार वैल्यू से भी आते हैं और एडिशनल पे अप जो है एडिशनल पेड अप कैपिटल से भी आते हैं। ये एडिशनल पेड अप कैपिटल क्या है उस पर आते हैं, लेकिन पेड अप कैपिटल को दोबारा समझ लें कि एक कंपनी जब शेयर्स इशू करती है मार्केट में तो उन शेयर्स से जो पैसा आता है वो क्या है, पेड अप कैपिटल है, ठीक है। उसकी और वो पेड अप कैपिटल में पार वैल्यू भी होती है और उसके अलावा एडिशनल पेड अप कैपिटल भी होता है। ये क्या चीज़ है ये देखें। फर्ज करें आपने 1000 शेयर बेचे हैं आपकी कंपनी ने,
पार वैल्यू डिटरमिन की थी 1 रुपया, ठीक है। पेड अप कैपिटल कितना हो गया जी, 1000 शेयर, 1 रुपए का बिका है तो 1000 रुपया, ठीक है। ये तो पार वैल्यू थी, आपने कहा था 1 से नीचे नहीं बेचना। लेकिन एक्चुअल प्राइस जब आपकी कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक पाया जाता था, फर्वर पाया जा रहा था मार्केट में कि ये कंपनी शेयर्स ऑफर करने लगी है, तो जिस दिन आपने ऑफर किए उसमें आपने तो कहा था कि 1 रुपये से नीचे नहीं बेचना, वो एक्चुअली 20 रुपये का एक शेयर बिक गया। यानी एक्चुअल प्राइस जो है वो किस पे हुई, वो 20 रुपये हो गई एक शेयर की। तो टोटल प्राइस ऑफ शेयर सोल्ड कितनी है जी, वो है 20,000। अब इसमें से शेयर हैं जो हैं वो 1,000 और एडिशनल पेड अप कैपिटल है 19,000। तो असल में पार वैल्यू जो है वो तो 1,000 थी, लेकिन उससे ऊपर भी 19,000 आपके पास आ गया है, तो इसको कहते हैं आप एडिशनल पेड अप कैपिटल। टोटल आपका कैपिटल पेड अप कैपिटल जो है वो 20,000 है, यानी जो आपने 1,000 शेयर बेचकर हासिल किया है, उसमें से जो 1,000 है वो नॉमिनल वैल्यू के मुताबिक था या पार वैल्यू के मुताबिक था। इसको जब भी आप देखें बैलेंस शीट में जहाँ पे शेयर लिखा हुआ होता है या कॉमन स्टॉक लिखा हुआ होता है, तो उससे मराद आपके शेयर्स की पार वैल्यू थी जो आपने जब भेजी तो मार्केट में बेचा तो उससे मिली। उसी के नीचे आपको अक्सर जगह पेड अप कैपिटल भी लिखा हुआ नजर आएगा, एडिशनल पेड अप कैपिटल भी लिखा हुआ नजर आएगा। ये वो है जो पार वैल्यू से ऊपर आपने हासिल किया है, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज याद रखें, यह एक बहुत खास याद रखने वाली बात है कि बैलेंस शीट में ये जो शेयर्स की वैल्यू लिखी हुई होती है वो पार वैल्यू के मुताबिक होती है, और जो एडिशनल कैपिटल है वो एडिशनल पेड अप कैपिटल के नाम से लिखा हुआ होता है। और ये वो प्राइस पर लिखा हुआ होता है, ये दोनों चीजें जो जिस वक्त कंपनी ने पहली दफा शेयर मार्केट में बेचा। अब फर्ज कर लें मैंने वो 20 रुपए का शेयर लिया, उसके बाद वो मैंने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को स्टॉक मार्केट में बेच दिया, उसने आगे किसी को बेच दिया। अब वो शेयर 40 रुपए का बिक रहा है, तो अब वो 40 का बिके कि 100 का बिके कि 20 से नीचे आके 5 का बिक रहा हो, उसका इन अमाउंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट में यही लिखी जाएंगी, जो करंट प्राइस है शेयर की उसका कोई ताल्लुक इसके साथ नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज अलबत्ता होती है, कई जगह हम यूज करते हैं, वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, द वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ स्टॉक, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। तो जो पेड अप कैपिटल जो उसमें लिखा हुआ होता है आपकी बैलेंस शीट में, वो करंट प्राइस पर नहीं होता, बल्कि वो उस इनिशियल प्राइस पर होता है जिस पर कंपनी ने पहली दफा शेयर्स बेचे थे। जो करंट प्राइस है उससे आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिटरमिन होती है, इसको हम मार्केट कैप कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन से मुराद ये है कि आज जितने का कंपनी का शेयर एक शेयर बिक रहा है मल्टीप्लाइड बाई जितने उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या हैं ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। फिलहाल आप समझ लें कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स टोटल शेयर्स जो मार्केट में घूम फिर रहे हैं उसके। तो आउटस्टैंडिंग शेयर जो मिसाल हम ले रहे थे 1000 हैं, मार्केट प्राइस फर्ज कर लें इस वक्त 40 है, तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त 40,000 है, ठीक है। तो मार्केट की उसमें जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी की है वो 40,000 है, ठीक है। 1000 शेयर हैं उसके मार्केट में और उसमें से 40 पर एक बिक रहा है, तो 1000 शेयर का 40 के हिसाब से टोटल 40,000 बनता है। तो ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अच्छा, अभी हमने यहाँ कहा कि आउटस्टैंडिंग शेयर
क्या चीज होती है। आउटस्टैंडिंग शेयर क्या चीज होती है जी? आपको ऑथराइज्ड वर्सेस आउटस्टैंडिंग शेयर समझने। जब हम आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है, जब हम कह रहे हैं ना कि आउटस्टैंडिंग शेयर, तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग के अलावा भी कोई शेयर होता है, वो ऑथराइज्ड शेयर होता है। ऑथराइज्ड शेयर बेसिकली वो होता है जो आप शुरू में डिटरमिन करते हैं कि हमारी कंपनी मैक्सिमम इतना शेयर बेच सकती है या बेचेगी। यानी आप डिटरमिन करते हैं कि हमने अपने बिजनेस के फर्ज कर लें 1500 शेयर बनाए हैं, हम मैक्सिमम 1500 शेयर बेच सकते हैं। अक्सर दफ़ा ये कंपनियां ये करती हैं कि वो सारे शेयर नहीं बेचती, कुछ शेयर वो अपने पास ही रख लेती हैं। उसके कई मकासद होते हैं कि बाद में कभी बेच के मज़ीद इन्वेस्टमेंट हासिल कर लेंगे, या हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो स्टॉक ऑप्शन दे देंगे, वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जो ऑथराइज शेयर होते हैं, जितने ऑथराइज शेयर क्या हैं कि इतने शेयर्स कंपनी बेच सकती है, उस समय से वो सारे नहीं बेचती। जो बेचती है मार्केट में पब्लिक के लिए, वो आउटस्टैंडिंग शेयर होता है। यानी हमारे पास अगर हमने कहा था, डिटरमिन किया था कि हम 1500 शेयर्स हैं वो बेच सकते हैं, वो 1500 शेयर हमारे ऑथराइज्ड शेयर्स हैं। बेचे हमने 1000, तो वो कितने हैं? आउटस्टैंडिंग हैं, जो एक्चुअली अब मार्केट में बिक रहे हैं, इधर से उधर बिक रहे हैं, उधर से उधर बिक रहे हैं। 500 हमने अपने पास होल्ड करके रख लिया था, तो 1500 ऑथराइज था और 1000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो यहां तक एक दफा से दोबारा रिवाइज कर लें। जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी होती है जिसमें इन्वेस्टर्स मालिक होते हैं। असल में जो जितने शेयर्स खरीदता है वो उतना उसके ओनरशिप में हिस्सेदार बन जाता है। ठीक है, ये शेयर्स जो बेचने का अमल होता है, ये आमतौर पर पहली दफ़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए से होता है, और उससे जो पैसा जनरेट करती है कंपनी, उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। वो पेड अप कैपिटल में एक तो पार वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि आप डिटरमिन करते हैं कि एक शेयर हमने इससे कम पे नहीं बेचना, लेकिन एक्चुअली कई दफ़ा शेयर उससे ज़्यादा की कीमत पर बिकता है। तो पहली दफ़ा जब आप मार्केट में शेयर इशू करते हैं और लोग डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं, तो उससे जो पैसा आता है उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। वो पेड अप कैपिटल आमतौर पर पार वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो पार वैल्यू के मुताबिक जो बनती है उसे हम बैलेंस शीट में शेयर्स या कॉमन स्टॉक के नाम से ज़ाहिर करते हैं, और जो उससे ऊपर पैसा आता है उसको हम एडिशनल पेड अप कैपिटल के नाम से ज़ाहिर करते हैं। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, ये जो पेड अप कैपिटल है, इसको हम शुरू की प्राइस पर नोट करते हैं। इसका ताल्लुक उस प्राइस से नहीं होता जो आज शेयर की चल रही है मार्केट में। जो शेयर की आज प्राइस चल रही है उससे हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, और वो किस तरह से होती है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स को हम करंट प्राइस के साथ, मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है कि कंपनी जितने शेयर्स बेच सकती है मैक्सिमम, उसे ऑथराइज्ड शेयर कहते हैं। जितने वो एक्चुअली बेचती है उसको हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। ओके जी, अब एक कॉन्सेप्ट है जी डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग का। यानी आप जब बैलेंस शीट में देखते हैं तो आपको ओनर इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिखी हुई नजर आती हैं। एक और कॉन्सेप्ट आप अक्सर सुनते हैं, वो डिविडेंड होता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ कंपनीज अर्निंग टू इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी जो कुछ अर्न करती है उसमें से एक पोर्शन वो आमतौर पर अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसके पास जितने शेयर हैं उसके हिसाब से उसे दे देती है, और एक हिस्सा वो अपने पास रख लेती है। क्यों रख लेती है? कि उसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। वो होता शेयर होल्डर का ही है, लेकिन कंपनी अपने पास
होल्ड कर लेती है कि हम इसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, मज़ीद बिजनेस करेंगे। फ़र्ज़ कर लें, ये एक मिसाल देख लें, फ़र्ज़ कर लें कि हमारी कंपनी जो है उसके टोटली 1000 शेयर्स हैं और वो जो हैं 1000 शेयर्स हमने सारे बेचे हुए हैं और 1 साल के दौरान हमारी कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उससे 3000 रुपये की इनकम हुई, नेट इनकम, टैक्स वैक्स सब कुछ दे के हमारे पास नेट इनकम जो है वो 3000 हुई। अब शेयर्स कितने हैं? 1000। एक शेयर के हिस्से में कितना आएंगे पैसे? 3000 डिवाइडेड बाई 1000, 3। ठीक है, तो गोया जिसके पास 500 शेयर थे उसके कितने बन गए? 1500 रुपये। जिसके पास 100 शेयर थे उसके कितने बन गए? 300 रुपये। जिसके पास 10 शेयर थे उसके कितने बन गए? 30 रुपये, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये टोटल 3000 है। ठीक है, हर शेयर के हिस्से में आता है 3 रुपये, लेकिन कंपनी डिसाइड करती है कि ये 3 रुपये सारे नहीं देने हमने अभी शेयर होल्डर को। हम क्या करते हैं कि हम टोटल 3000 जो है ना उसमें से 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब हर शेयर के हिस्से में 1 रुपया आएगा। जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसको 100 रुपये मिलेंगे, जिसके पास 500 हैं उसको 500 मिलेंगे, जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 रुपया मिलेगा। तो ये जो अमाउंट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट की है अपने मुनाफे से, अपने खालिस मुनाफे से शेयर होल्डर्स में उनकी शेयर्स के मुताबिक जो डिस्ट्रीब्यूट की है, इसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कितनी होगी कि टोटल इनकम इतनी थी, उसमें से इतनी बांट दी है 1000, पीछे जितनी बची है 2000, ये 2000 कंपनी ने अपने पास रिटेन कर ली। लेकिन ये याद रखें कंपनी की नहीं है, ये शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, इसलिए जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उनको आप कहाँ पे लिखते हैं? उनको आप ओनर्स इक्विटी के वाले सेक्शन में लिखते हैं कि ये शेयर होल्डर का पैसा है, कंपनी के पास पड़ा हुआ है, उन्हीं का है, किसी फ्यूचर डेट में उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, ओके फाइन। एक और जो कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो बॉन्ड्स का है और डिबेंचर्स का है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट एक होता है जो उस हम शेयर होल्डर्स को सपोज करते हैं। ये हम क्यों करते हैं पहले तो ये सोचें। देखें, कंपनी को बाज़ औक़ात पैसे की ज़रूरत होती है। कंपनी पैसा बैंकों से भी कर्ज ले सकती है और कंपनी पब्लिक से भी ले सकती है। पब्लिक से लेने के लिए कंपनी क्या करती है कि एक बॉन्ड इशू करती है कि जी इस बॉन्ड की इतनी प्राइस है, फर्ज कर लें 100 रुपया रख दी बॉन्ड की प्राइस। वो कहती है कि ये 100 रुपया आप हमसे खरीदेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। हम फर्ज कर लें 100 रुपये पर हमने 1000 बॉन्ड बेचे हैं तो हमारे पास 1 लाख रुपया जमा हो जाएगा। तो उस पैसे को अब हम यूटिलाइज करेंगे किसी अपने काम के लिए। तो हम कहते हैं कि जी ये हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं, ये 1000 रुपया आप हमें दें, ये इतने पीरियड के लिए है, से 5 साल के लिए। 5 साल तक हम आपको इस पर, यानी आपने 100 रुपया दिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे और 5 साल के बाद ये इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। लाइफ पूरी होने को हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने का मतलब ये है कि जब ये मैच्योर हो जाएगा और आपके पास बॉन्ड है तो आपको आपकी जो असल रकम थी वो भी वापस कर दी जाएगी। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, हमने एक इशू किया बॉन्ड, वो बॉन्ड एक बंदे ने 100 रुपये का ले लिया, 5 साल के लिए था, 5 साल तक हम उसको इंटरेस्ट पे करते रहे और इंटरेस्ट पे करने के बाद 5 साल बाद उसकी असल रकम भी उसे वापस कर दी। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड। ये जो इंटरेस्ट उस पर हम पे करते हैं ये भी अगेन टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। हम हो सकता है कहें कि हम आपको हर साल 10% पे करेंगे फिक्स्ड, या हो सकता है हम वेरिएबल पे करेंगे जितना भी मार्केट का रेट
चल रहा होगा, वो जो भी आप तय करें कि आप कहते हैं कि इतने अरसे के लिए हम इसको पे करते रहेंगे। अच्छा, बहुत कम परपेचुअल बॉन्ड्स भी होते हैं, बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, डिबेंचर भी एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये भी बिल्कुल बॉन्ड वाला हिसाब होता है कि आप पैसे देते हैं और या तो आपको उसके का इंटरेस्ट मिलता रहता है और उसके बाद आपको असल रकम वापस मिल जाती है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है वो ये है कि बॉन्ड्स कोलैटरलाइज्ड होते हैं जबकि डिबेंचर्स नहीं होते। कोलैटरलाइजेशन क्या होती है कि आप जिससे किसी से पास कर्जा लेते हैं ना, तो वह अपने किसी एसेट के अगेंस्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा जब आप कोई बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक आपका कोई ना कोई एसेट कहता है कि अच्छा, देख के देता है कि अच्छा हमसे ये 2 लाख रुपया ले रहा है, ये 2 लाख रुपए का इसके पास एक बिल्डिंग है या ज़मीन है, तो वो हम कहते हैं कि ये इस बैंक इस कर्जे के पीछे ये कोलेटरल मौजूद है। अगर ये कर्जा वापस न हुआ तो हम इस एसेट को बेच के रिकवर कर लेंगे। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो किसी कोलेटरल के अगेंस्ट ही इशू किए जाते हैं, यानी उसके लिए कंपनी बताती है कि ये हमारा एसेट है एक या कोई दो, उसके अगेंस्ट हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। मतलब अगर हम डिफ़ॉल्ट भी कर गए तो आपका ने जो हमें कर्जा दिया हुआ है वो इस एसेट को बेचकर वसूल किया जा सकता है। जबकि डिबेंचर कोलैटरलाइज्ड नहीं होता, ठीक है, इसके पीछे कोई गारंटी मौजूद नहीं होती। ये सिर्फ कंपनी की रेप्यूटेशन की बुनियाद पर ही होता है, यानी उसके पीछे कोई चीज़ आपने प्लेज नहीं की होती कि ये देखें ये एसेट इसके पीछे मौजूद है, अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो आप ये बेच के ले लीजिएगा। बल्कि आपकी यानी आप समझ लें आपकी गुडविल पर ही होता है। अगर किसी ने ख़रीदना है तो इसके पीछे सिक्योरिटी कोई नहीं है, वो आपकी गुडविल पर ट्रस्टवर्दीनेस की बुनियाद पर ही खरीदेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कंपनियां क्यों इशू करती हैं? पैसे इकट्ठे करने के लिए। वो पैसे इकट्ठे करती हैं, उसको किसी जगह इन्वेस्ट करती हैं, उससे उनका काम चलता रहता है और वो उस पर इंटरेस्ट देती रहती हैं और बाद में असल रकम भी वापस कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको बैंक से कर्जा ले लें, तो ये बॉन्ड इशू करने से पहले जो है वो कंपनियां ज़ाहिर है पूरी कैलकुलेशन करती हैं कि अगर हम बैंक से ले लें तो फिर कितना पड़ेगा और इस तरह से बॉन्ड्स के ज़रिए से इकट्ठा कर लें तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, अब ये चीज़ जो है आप समझें। अब दोबारा हम पहले पर चलते हैं कि जो कंपनी तो होती है शेयर होल्डर्स की, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमने जो शुरू में कहा था कि ये देखें, ये जो हमारे 1000 वाली थी उसमें भी 1 2 ये 4 बंदे जिनके पास ज़्यादा थे और फिर 340 लोग, इसमें भी 344 मालकान हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी दर्जे में मालिक हैं कंपनी के। अब 344 बंदे तो कंपनी चला नहीं सकते, तो फिर कंपनी क्या चीज़ है? फिर कंपनी को चलाता कौन है, होती क्या है कंपनी? अब ये तो देखें, ये तो हमारी फिक्शनल कंपनी है, असल में तो हो सकता है किसी के लाखों शेयर होल्डर्स हों, ठीक है। अब वो लाखों शेयर होल्डर्स तो इकट्ठे मिल के तो कंपनी नहीं चला सकते, ठीक है। और वो फिर इस कंपनी को कौन चलाता है? तो कंपनी के बारे में ये चीज़ समझें कि कंपनी कानून की नज़र में अपने मालकान से अलहदा एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, यानी कानून की नज़र में कंपनी खुद एक शख्स होती है, ठीक है। कंपनी के जो मामलात हैं, जो कर्ज देने हैं वो कंपनी ने देने हैं। मसलन अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं और उस कंपनी ने कोई करोड़ों रुपए का कर्ज देना है, तो वो बैंक आके मुझसे नहीं लेगा। ओनर अलग, मैं ओनर हूँ उसका, लेकिन मैं उससे अलहदा हूँ, यानी मैं शेयर होल्डर हूँ, लेकिन कंपनी कानून की नज़र में खुद एक पर्सन है।
वो उसका कर्ज मुझसे नहीं ले सकते और मेरा कर्ज कोई कंपनी से जाके नहीं ले सकता। ठीक है, मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है कि जो मेरा पैसा लगा हुआ है, फर्ज कर लें मैंने 5,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं एक कंपनी के, तो अगर कंपनी डूब गई तो मैक्सिमम मेरा वो 5,000 रुपये आ जाएगा। इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, कि जो ओनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है और ओनर की लायबिलिटीज सेपरेट हैं, कंपनी की सेपरेट हैं। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल जो है वो पर्सन है, यानी इसी वजह से आपको पता है कि जब कंपनीज पर केस होते हैं तो वो कंपनी पर होता है, उसके मालकान पर नहीं होता। इसी तरह कंपनी खुद अपने बिहाफ पर भी लोगों पर केस कर देती है। तो ओके फाइन, इससे ये तो समझ आ गई कि कंपनी शेयर होल्डर से अलग एक लीगल पर्सनालिटी रखती है, लेकिन वो सवाल वहीं पे है अभी तक कि इसको चलाता कौन है। तो दरअसल कंपनी के बिहाफ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ठीक है, जो कि उस कंपनी को चलाता है। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे जो है सीईओ भी अपॉइंट करता है, उससे नीचे जनरल मैनेजर्स वगैरह वगैरह सब कुछ अपॉइंट करते हैं, जो कि कंपनी का बिजनेस चलाते रहते हैं। तो दरअसल वो जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बिहाफ पर, वो ओनर्स के बिहाफ पर चला रहे होते हैं बिजनेस। उससे जो कुछ, और वो अपनी सैलरियां ले रहे होते हैं, उससे जो कुछ हासिल होता है वो जो अर्निंग होती है वो शेयर होल्डर्स की ही होती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें दरमियान में एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। एजेंसी किससे है? एजेंट से है। देखें, एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल और एजेंट, यानी मैं एक शख्स हूँ, मैंने किसी को पैसे दिए, वो मेरे बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो वो एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूँ। तो जो एग्जेक्टिव्स बैठे हुए कंपनी चला रहे हैं, जो एग्जेक्टिव्स बैठे हुए कंपनी चला रहे हैं वो मालकान के बिहाफ पे चला रहे हैं। ठीक है, जो ओनर्स, उसके मालकान लाखों की तादाद में, कोई यहाँ है, कोई अमेरिका में है, उनके पास जितने शेयर्स हैं उतने परसेंट के वो मालिक हैं, उनके बिहाफ पे कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स चला रहे हैं। अच्छा, चाहिए तो ये कि वो वाले काम करें जिससे शेयर होल्डर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लेकिन वो वाले काम करेंगे जिसका उनको फायदा हो। ठीक है, और शेयर होल्डर्स का पैसा भले डूबता रहे। इसको कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम, कि जो एजेंट होता है इस केस में, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो उस तरह बिहेव करते हैं जो उनके अपने फायदे में है, ना कि उस तरह से बिहेव करते हैं जो कि मालकान के फायदे में है। ठीक है, इसको एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एनरॉन, आप जो लोग देखते हैं वो उसके उसको जो जो लोग ये वीडियो देखेंगे, ये एग्जांपल एनरॉन की सर्च करके देख लें। एनरॉन के एग्जीक्यूटिव्स ने ये किया कि उन्होंने बिल्कुल जाली अकाउंटिंग नंबर्स बना के ये दिखाया कि बाज़ाहिर कंपनी बड़ी अच्छी है, और उनके पास अपने जो स्टॉक थे वो करके तो वो उनकी प्राइस बढ़ गई, उन्होंने अपने सारे बेच दिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने। और उसके बाद पता चला कि नहीं, वो तो सब जाली नंबर थे, लेकिन तब तक वो तो बेच के तो पैसा कमा चुके हुए थे। अब कंपनी कोलैप्स कर गई, बैंकरप्ट हो गई, शेयर होल्डर्स का सारा पैसा डूब गया। तो वो एग्जीक्यूटिव्स जो कि शेयर होल्डर्स के लिए काम करना चाहिए था, वो अपने लिए काम करते रहे शेयर होल्डर्स के एक्सपेंस पर। तो ये एक एजेंसी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि कंपनी जो है वो सिर्फ हवाले नहीं कर दी जाती अपने एग्जीक्यूटिव्स के, बल्कि उनके ऊपर ओवरसाइट के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। उसमें इलेक्ट भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, यानी दूसरी जगहों से जाके उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बैठते हैं ताकि एक न्यूट्रल ओवरसाइट का प्रोसेस चलता रहे, और फिर जो बड़े फैसले होते हैं वो बोर्ड के ज़रिए से
होते हैं, एक चीज़। दूसरा जो है, जो किसी भी मुल्क में जो रेगुलेटर होता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वह बहुत सारे ऐसे इकदामात करता है जिससे ये इंश्योर होता रहे कि जो एग्जेक्टिव्स हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स का पैसा खा नहीं रहे हैं, बल्कि उनके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि आपके जो आप ऑडिट करवाएंगे, वो ऑडिट किसी थर्ड फर्म से करवाएंगे जो कि अलग से रजिस्टर्ड होगी, और वो वाली रिपोर्टें आप जो हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट सारी की सारी पब्लिश करेंगे ताकि उनको हर कोई देख सके, शेयर होल्डर्स देख सकें। मतलब उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हो लाई जा सकती हो, वो उसके लिए इकदाम करते हैं ताकि एजेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। तो ये हमारा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी उसके बारे में कुछ डिस्कशन थी, दोबारा कर लेते हैं, एक सम अप कर लेते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें उसके इन्वेस्टर उसके मालिक होते हैं, जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं वो उतना उसका मालिक होता है। शेयर्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए से ऑफ़र किए जाते हैं। शेयर की एक प्राइस होती है पार वैल्यू, लेकिन असल में शेयर उससे ऊपर बिकता है। पहली दफ़ा बेचने पर शेयर्स जितना पैसा आता है कंपनी के पास वो पेड अप कैपिटल होता है, जो इस वक्त करंट उसकी होता है, उसकी जो वर्थ है कंपनी की मार्केट में जो वर्थ है वो उसकी करंट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर की जाती है, और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर से उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं जो कि कंपनी ने एक्चुअली इशू किए होते हैं, जबकि ऑथराइज शेयर्स वो वाले होते हैं जो कि कंपनी मैक्सिमम कर सकती है। उसके अलावा हमने इसमें ये देखा कि डिविडेंड्स क्या होते हैं। तो कंपनी जो कुछ अर्न करती है वो बेसिकली उसके मालकान का है, यानी शेयर होल्डर्स का है, तो उसको उस शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी अपने मामला चलाने के लिए उस अर्निंग में से कुछ अपने पास रोक लेती है और कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जो अपने पास रखती है उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। बॉन्ड्स और डिबेंचर के बारे में हमने बात की। ये दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके बदले में उनको कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और उसके एंड पर उनकी असल अमाउंट भी वापस हो जाती है। जब उसकी मियाद पूरी हो जाती है तो उसको कहते हैं कि हम बॉन्ड मैच्योर हो गए हैं। डिबेंचर भी इसी तरह का एक चीज़ होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि वो सिक्योर्ड नहीं होता किसी एसेट के अगेंस्ट, तो गोया वो ज़्यादा रिस्की होता है। उसके बाद हमने ये बात की कि कंपनी को मैनेज कौन करता है। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, उसको एग्जेक्टिव्स मैनेज करते हैं, और जब एग्जेक्टिव्स मैनेज करते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम एजेंसी का आता है कि एग्जेक्टिव अपने इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। इसके हल के लिए जो रेगुलेटर्स हैं वो काफ़ी सारे इक़दाम करते हैं, जिनमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बनाना और उसका फंक्शनल रखना, और दूसरा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिक करने का प्रोसेस है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी टोटल डिस्कशन।